चलिए शुरुआत करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। इससे पहले कि मैं और आप झपट पड़े थ्योरम के ऊपर, लेट अस स्पेंड सम टाइम अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर प्राइम्स। थोड़ा समय व्यतीत कर लेते हैं प्राइम्स के साथ। मैं दो तरीके से प्राइम्स को डिफाइन करूंगा। देखिए वैसे तो आपको मेरे से बेहतर मालूम है व्हाट आर प्राइम्स, फिर भी मैं कुछ एक कोशिश करता हूं आपकी नॉलेज पर थोड़ा सा और प्रकाश डाल सकूं। चलिए, व्हाट आर प्राइम्स? पहली डेफिनेशन गोज लाइक एनी नेचुरल नंबर विच हैज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर डिवाइजर्स वन एंड इटसेल्फ। पुनः सुनिए, एनी नेचुरल नंबर विच हैज एग्जैक्टली टू नेचुरल नंबर डिवाइजर्स वन एंड इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 70, ठीक है, 17। अब साहब 17 जो है संख्या, इसके दो ही डिवाइजर्स होते हैं, 1 एंड 17 इटसेल्फ, सो इट क्वालिफाइज टू बी कॉल्ड एज प्राइम, अनलाइक 18। अब अगर मैं 18 पकड़ लूं इसकी जगह, तो देखो 18 के तो अनेक कई निकल आएंगे डिवाइजर्स, नेचुरल नंबर डिवाइजर्स चाहिए हमें, जैसे 1, जैसे साहब 2, 3, 6, 9, 18। तो ये सबके सब 18 के फैक्टर्स हैं, डिवाइजर्स हैं, सो इट डज नॉट क्वालिफाई टू बी कॉल्ड एज अ प्राइम। तो फिर 18 को, ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट्स, ठीक है। तो कॉम्पोजिट की क्या डेफिनेशन है? अ कॉम्पोजिट नंबर इज एनी नंबर विच इज नॉट प्राइम, ठीक है। सो व्हाट इज नॉट प्राइम इज कॉम्पोजिट, ठीक है। लेकिन 1 को मत इंक्लूड कर देना इसमें। 1 बाय वेरी डेफिनेशन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। मैंने ऐसा क्यों बोला बाय वेरी डेफिनेशन? क्योंकि अगर आपने मेरी डेफिनेशन ध्यान से सुनी हो तो मैंने उसमें शब्दों का इस्तेमाल किया था विद एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर डिवाइजर्स, और 1 के दो डिवाइजर्स नहीं होते हैं, ठीक है। 1 का एक ही डिवाइजर है, 1 इटसेल्फ। सो बाय द डेफिनेशन इटसेल्फ 1 इज नॉट इंक्लूडेड, डज नॉट क्वालिफाई टू बी कॉल्ड एज अ प्राइम, ठीक है साहब। मैंने कहा था मैं दो तरीके से डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो दूसरी डेफिनेशन क्या है? तो अच्छा, आवश्यकता क्या पड़ी? क्यों दूसरी? क्यों भाई, एक से ही काम क्यों नहीं चल रहा? तो हम जो टॉपिक इस वक्त पढ़ रहे हैं वह है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और यह दूसरी डेफिनेशन जो है, इसकी जड़ें, इसकी रूट्स कहीं ना कहीं FTOA, मैं शॉर्ट में ऐसा ही बोलूंगा, एक्रोनिम FTOA, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो मैं इसकी जो जड़ें हैं, रूट्स, वो कहीं ना कहीं FTOA से निकलती हैं। तो वो सेकंड डेफिनेशन क्या है, तो उसे भी सुन लीजिए, किस प्रकार परिभाषित करते हैं प्राइम्स को। सो एनी नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 1, ठीक है, यहां मैं थोड़ा एम्फेसिस डाल रहा हूं, एनी नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 1 विच कैनॉट बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स बोथ ऑफ विच आर ग्रेटर देन 1 इज अ प्राइम। नहीं समझ में आई होगी बात, मुझे खुद नहीं आई। चलो थोड़ा एक बार दोबारा से डेफिनेशन बोल के धीरे धीरे समझाता हूं। देखिए हमने क्या बोला, एनी नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 1 which cannot be written as a product of two factors both of which are greater than 1। और यहां जो फैक्टर्स होंगे वो नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, फ्रैक्शंस मत ले आना मेरे सामने। अर्थात समझाता हूं, देखो प्रेम से समझाता हूं। यस, देखिए एग्जांपल सबसे पहले पकड़ते हैं हम 18 को, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव है टू राइट 18 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, लेट अस अज्यूम a एंड b, बोथ ऑफ विच आर ग्रेटर देन 1, ठीक है। a और b नेचुरल नंबर्स हैं और 1 से बड़े होने चाहिए। अगर तो आप लिख पा रहे हैं तो वो प्राइम नहीं है, क्योंकि अगर आपने मेरी डेफिनेशन ध्यान से सुनी हो तो हमने बोला था विच कैनॉट बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स बोथ ऑफ विच आर ग्रेटर देन 1। अगर लिख पा रहे हैं तो वो प्राइम नहीं है। उदाहरण 18 को मैं लिख सकता हूं कैसे? इट इज व्हाट, 2 times 9, इट इज ऑल्सो 3 times 6, इट इज ऑल्सो व्हाट, हाँ बस बाकी तो उल्टा ही हो जाएगा। 2 times 9 है तो 9 times 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां इसका उल्टा हो जाएगा 6 times 3। लिख पा रहे हैं ना, ए और बी दोनों 1 से बड़े हैं ना, सो यस 18 इज नॉट अ प्राइम। हाउ अबाउट 23 नाउ? अच्छा 23 को पकड़ो, हाँ लिख के दिखाओ 23 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स लिख के दिखाओ, ए और बी। शर्त यह है दोनों बड़े होने चाहिए 1 से। हाँ, ये मूर्खता वाली बात ये मत बोल देना मुझे। हमने बोला था बोथ शुड बी ग्रेटर देन 1, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 1, ठीक है कोई तरीका? जीवन बिता लो साहब, नहीं है, क्योंकि संभव ही नहीं है। सो यस, सच नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन दिस फॉर्म आर नोन एज प्राइम्स, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात? एक दो और एग्जांपल लेके देख लें। 29 लिख के देखिए, नहीं लिख पाएंगे आप, ठीक है। 101 को लिखिए, नहीं लिख पाएंगे आप। 103 नहीं लिख पाएंगे आप। 104 बखूबी लिख पाएंगे, प्राइम नहीं है, नहीं लिख पाएंगे। यानी अगर मैं आपको कोई नंबर दूं, अच्छा दूं, चलो पॉज द वीडियो फॉर अ सेकंड, इसको जरा करके तो देखो। ट्राई टू राइट दिस नंबर 899, ठीक है। पॉज करके करना भाई ईमानदारी से, मैं तो सोल्यूशन तुरंत बता दूंगा अगर वीडियो देखते रहोगे तो। मजा किरकिरा हो जाएगा साहब। हाँ 899 एक संख्या है, हाँ इसको जरा ट्राई टू राइट इट एज a times b। देखो लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, मतलब ये प्राइम है। नहीं लिख पा रहे हो तो देखो मैं दो निष्कर्ष निकालूंगा इस बात के। मैंने आपको एक संख्या दी, मैंने आपको बोला भाई इसे लिखो a times b,
वेयर ए एंड बी आर बोथ ग्रेटर देन 1। अगर आप नहीं लिख पाए तो इस बात के दो कंक्लूजन्स, दो निष्कर्ष हैं। पहला, या तो आपका गणित कमजोर है, दूसरा, या ये सचमुच प्राइम है। तो बताएंगे भाई ये 899 की क्या फिल्म है, जरा ट्राई करिए इसको पॉज करके। हाँ चलिए आ गए वापस, बड़ी जल्दी आ गए भाई, ईमानदारी से ट्राई किया कि नहीं। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं, इट इज नॉट अ प्राइम। ठीक है, इट इज नॉट अ प्राइम, रादर इट इज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू प्राइम्स। व्हाट आर दे? 29 एंड 31। अब आप बोलेंगे साहब ये तो क्वेश्चन हमें आपने एकदम रैंडम से उठा के दे दिया, इट वॉज लिटिल डिफिकल्ट। देखिए ऐसा नहीं था, जब भी कोई क्वेश्चन फ्रेम होता है ना तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ क्लू दिया जाता है। ठीक है, इसमें भी था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो 899 ठीक है किसका पड़ोसी है, किसके करीब है? 900 के है ना। इट कैन बी वेरी वेल रिटन एज 900 माइनस 1, 900 माइनस 1 लिख सकते हैं। अच्छा 900 माइनस 1 तो स्क्वायर की भाषा भी तो समझनी थी ना थोड़ी सी आपको। ठीक है, इसको पता है क्या लिखना था आपको? 30 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। लो बन गया ना आइडेंटिटी, ये तो बहुत ही स्वाभाविक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 30 स्क्वायर, सो व्हाट इट कैन बी रिटन एज लाइक 30 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 30 प्लस 1। ठीक है, इसी सूझबूझ का इस्तेमाल करने के लिए प्रश्न दिया था मैंने। अगर वैसे आप ट्रायल एंड एरर से करेंगे तो इट इज गोइंग टू टेक अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ टाइम, है ना। चलिए तो थोड़ी बहुत कहानी क्लियर हुई साहब। ठीक है, थोड़ी बहुत बात समझ में आ गई होगी आपको मेरी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात याद आ गई, आगे बढ़ने से पहले क्यों ना बस 2 या 3 मिनट मैं आपके जीवन के लूंगा, कुछ रोचक तथ्य, कुछ फन फैक्ट्स बता दूं आपको प्राइम्स के बारे में। चलिए मजा आएगा आपको भी। चलिए देखते हैं। पहला क्या, प्राइम्स जो होते हैं ना, अच्छा प्राइम्स मुझे ही नहीं, मतलब इट हैज इंट्रीग्ड मैनकाइंड सिंस एंशिएंट टाइम्स। ठीक है, इवन जो ग्रीक थिंकर थे यूक्लिड ऑफ अलेक्जेंड्रिया, उन्होंने भी प्राइम्स पर काफी वर्क किया था। ठीक है, तो कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर, कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहता हूं। उदाहरण, पहली बात, ये तो आपको पता ही है 2 इज दी ओनली इवन प्राइम। ठीक है, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम्स। ठीक है, अच्छा कुछ ट्विन प्राइम्स करके भी होता है। ठीक है, दोज प्राइम्स विच डिफर बाय 2। ठीक है, जैसे 5 एंड 7 इनका डिफरेंस 2 है तो ये ट्विन प्राइम्स है। चलिए ये तो सब हो गया। अब एक बढ़िया बात बताता हूं आपको, एनी प्राइम p ग्रेटर देन 3 can always be written in this form 6k plus minus 1 where k is an integer, where k is a, even you can say is a natural number. ठीक है, k belongs to n. ठीक है, वो that sign is belongs to. ठीक है, मैंने क्या बोला दोबारा सुनिए, any prime p which is greater than 3 can always be written in this form 6k plus minus 1 where k is a natural number. Is it so? बिल्कुल साहब, आप चेक करके देख लीजिए। k क्या होगा? कि एक नेचुरल नंबर होगा। अच्छा एक मैं उदाहरण 17, आप बोलोगे यार 17 से चिपक गए, वही आ रहा है दिमाग में। चलिए ठीक है, क्या 17 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप 6 मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर प्लस या माइनस 1? यस, व्हाई नॉट। देखिए कैसे, तो मैं 17 को लिख सकता हूं 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 1। देखो यहां पर k नेचुरल नंबर है तो मैंने k की वैल्यू कितनी ले ली? 3, बराबर है। अच्छा और कोई एग्जांपल, और कोई एग्जांपल, जैसे कुछ भी, इट विल ऑलवेज वर्क, आप कुछ भी ले लो। ठीक है, एग्जांपल जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था 101, ये प्राइम होता है। ठीक है, तो 101 को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? हाँ, 6 के पहाड़े में 17 कितना होता है? 102 माइनस 1। ठीक है, कुछ भी ले लो, एनी प्राइम यू कंसिडर। 31 इट इज हाउ मच? इट इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 1। हमारी फॉर्म ये है, या तो 6k प्लस 1 या तो 6k माइनस 1। ठीक है, 2 और 3 को मत लेना क्योंकि हमने पहले ही शर्त रख दी थी p प्राइम शुड बी ग्रेटर देन 3। ठीक है, इट इज अ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर प्राइमलिटी। प्राइमलिटी मतलब स्टेट और बीइंग ऑफ, आई मीन द स्टेट ऑफ बीइंग प्राइम इज कॉल्ड एज प्राइमलिटी। तो प्राइमलिटी के लिए यह एक नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन है। ये क्या होता है समझते हैं ना आप? नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, चलिए समझा देता हूं। नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट हिंदी में अनुवाद करूं तो आवश्यक तो है पर पर्याप्त नहीं। आसान भाषा में समझाता हूं, रिलेटेबल एग्जांपल देता हूं। जैसे मानव जीवन के लिए, ठीक है, मेरे जीवन के लिए आप ही बताइएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन अगर मैं बोलूं इट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, डज इट मेक सेंस और नॉट? यस इट डज। देखिए नेसेसरी है, ऑक्सीजन मेरे लिए नेसेसरी, आवश्यक है कि नहीं बताइए, है ना। अगर किसी व्यक्ति की ऑक्सीजन सप्लाई इंटैक्ट नहीं है, अगर उसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो नेचुरली दैट पर्सन कैन नॉट सर्वाइव, बराबर है, यानी नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। मुझे ऑक्सीजन के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए, यानी अगर किसी की ऑक्सीजन सप्लाई इंटैक्ट है तो मैं ये कंक्लूड नहीं कर सकता कि वो जीवित ही होगा, पर इसका उल्टा कंक्लूड कर सकता हूं, अगर किसी के पास ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है तो वो जीवित नहीं होगा, पर है तो इसकी गारंटी नहीं है कि वो जीवित ही होगा। कंफ्यूज मत हो ना, ऑक्सीजन के साथ खाना भी तो चाहिए, पानी भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए ना। अरे अब तो बहुत कुछ,
आज की तारीख में तो इंटरनेट भी चाहिए, गूगल भी चाहिए, ठीक है। चलिए, दैट वाज अ जोक, पुअर वन। तो नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन है ये प्राइमलिटी की, मतलब जो भी नंबर प्राइम है p ग्रेटर देन 3, ये बात यहाँ, उसे इस फॉर्म में लिखा जाना तय है। इट कैन ऑलवेज, नेसेसरी है, जो भी जीवित है उसकी ऑक्सीजन सप्लाई इंटैक्ट होगी। आप आराम से कंक्लूड कर सकते हैं भाई ऑक्सीजन नहीं होगी नहीं जिएगा, लेकिन उल्टा सत्य नहीं है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई इंटैक्ट है, यू कैनॉट कंक्लूड एवरी टाइम दैट द पर्सन इज लिविंग, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर कोई नंबर इस फॉर्मेट में फिट हो रहा है तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो प्राइम होगा। उदाहरण मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, जैसे 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 नहीं से 4 प्लस 1, क्या ये 6 के प्लस 1 में फॉर्म में है ना? 6 मल्टीप्लाइड बाय 4, अच्छा सॉल्व करो, कितना 6 चौक 24 25, क्या ये प्राइम है? नहीं है ना। कंफ्यूज मत हो ना, जो भी प्राइम है उसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन जो भी इस फॉर्म में लिखा जा सके वो जरूरी नहीं है कि प्राइम हो। नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और फन फैक्ट शेयर कर देता हूं आपसे। एनी प्राइम p ग्रेटर देन 3, अगेन द सेम कंडीशन, when its square is divided by either 12 or 24, always invariably every time you are going to get remainder as 1। कोई भी प्राइम संख्या जो 3 से बड़ी हो उसके स्क्वायर को अगर 12 या 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हर बार आपको 1 मिलेगा एवरी टाइम। करके देखें, चलो 7 प्राइम है, 7 का स्क्वायर बोलो 49, डिवाइड मार लो भाई 12 और 24, देखो 12 या 24 जो भी है दोनों के पहाड़े में 48 आता है, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1। चलो 11, 11 का स्क्वायर, 11 प्राइम है, 11 का स्क्वायर 121, हाँ डिवाइड मारो 12 या 24 से, ध्यान से सोचिए तो 120 दोनों के टेबल्स में आता है, दोनों से 120 डिवाइड हो जाएगा, 24 से भी 12 से भी। 12 से बोलने की जरूरत ही नहीं है यार, जो 24 से डिवाइड हो रहा है वो 12 से तो डिवाइड हो ही जाएगा ना, क्योंकि 24 खुद 12 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 24 से डिवाइड करो कितना रिमाइंडर देगा? 1। अच्छा 13 स्क्वायर, 13 प्राइम है, स्क्वायर कितना? 169, तो 168 क्या 24 से डिवाइड हो जाता है? साहब बिल्कुल हो जाता है, 24 के पहाड़े में 7 बार आता है, करके देख लेना, ठीक है। 24 टाइम्स 7 इज 168। वंस अगेन ऑलवेज यू आर गोइंग टू गेट, है ना, आप चाहे तो चेक भी करके देख सकते हैं, क्योंकि ये तथ्य है, यह फैक्ट है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू प्रूफ्स ऑफ दिस। ये जो दोनों बातें, पहले तो मैंने आपको दो जो बताए ना फैक्ट्स, ये दोनों एक ही बात है। वो जो 6 के प्लस 1 मैंने बोला और ये वाली जो बात मैंने बताई, दे आर रिलेटेड, ठीक है, दे आर रिलेटेड। लेकिन इसके प्रूफ में मैं अभी मिडिल ऑफ इस सेशन में तो नहीं जा सकता, पर अगर आप क्लॉक अरिथमेटिक पढ़ें तो क्लॉक अरिथमेटिक में जहां पर हम रिमाइंडर्स निकालने सिखाते हैं और नेगेटिव रिमाइंडर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पर यह बात आपको समझ में आ जाएगी बहुत आसानी से। ये तो खैर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से ही समझ में आ जाता है, ठीक है। चलिए अब समझ लेते हैं व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, तो क्या कह रहा है स्टेटमेंट? Fundamental theorem of arithmetic says any natural number n greater than 1 can be written as a product of one or more primes in a unique way। चलिए मैं थोड़ा आसान भाषा में इसको आपको समझाऊंगा। पहले यूं समझिए कि इस थ्योरम में दो क्लॉजेज हैं। पहला वाला क्या कह रहा है? पहला यह कह रहा है कि एनी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ वन और मोर प्राइम्स। कैन ऑलवेज बी रिटन, अब ऑलवेज वहां नहीं था, मैंने जोड़ दिया, तो एनी नेचुरल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ वन और मोर प्राइम्स। अब आप यहां आपत्ति लेंगे, साहब प्रोडक्ट भी बोल रहे हो और वन भी बोल रहे हो, कि प्रोडक्ट ऑफ वन ए कैनॉट बी मल्टीप्लाइड, आई मीन सिंगल इंटीजर और सिंगल नंबर कैनॉट बी मल्टीप्लाइड। तो देखिए आसान भाषा में अगर मैं बोलूं तो हम कहना यह चाह रहे हैं कि एनी नेचुरल नंबर इज ईदर अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स और इज अ प्राइम इटसेल्फ। दो ही संभावनाएं हैं, तीसरी और कोई संभावना है ही नहीं। कोई भी नेचुरल नंबर या तो प्राइम्स का प्रोडक्ट है और नहीं है तो वो स्वयं प्राइम है। थोड़ा ट्राई करते हैं, जैसे 18 नेचुरल नंबर है, तो ये जरूर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इस बात की गारंटी देता है कि 18 प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। देयर मस्ट बी सम वे टू राइट टू एक्सप्रेस 18 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, एंड व्हाट आर दे? वी नो इट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18। व्हाट इट इज? लाइक इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। आप कोई भी नंबर ट्राई, मैं दोबारा बोल रहा हूं 18 तो एक छोटी संख्या है, आप बड़े से बड़ा नंबर लाइए साहब, बड़े से बड़ा, ये पूरा बोर्ड भर दीजिए वहां से वहां तक, एफटीओए वायलेट नहीं होगा। देयर मस्ट बी सम वे इट कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और अगर यह संभव नहीं है, जैसे 17 को छोड़ दो यार, है ना, 29 लिख के दिखाओ, नहीं लिख पाए हो ना, तो 29 इटसेल्फ इज अ प्राइम। यानी जो भी है या तो वो प्राइम है या प्राइम की ही पैदाइश, उसी की जनरेशन है। आप समझ रहे हैं बात को?
आप बात की गहराई को पकड़ने की कोशिश कीजिए, या तो वो स्वयं प्राइम है, नहीं तो बना प्राइम से ही होगा। और हम गारंटी दे रहे हैं कोई भी नंबर, कुछ भी, ऐसा 72 को लिखो तो मेरे ख्याल 2 2 2 3 3, ठीक है। कैसे लिखा मैंने ये भाई? 72 क्या था मेरे लिए? था वो 8 मल्टीप्लाइड बाय 9, और 8 क्या था ये, और ये था 9, ठीक है। कुछ भी 120 क्या बनेगा साहब? 120 देखो 15 के पारे में आता है 15 8 क्या होता है? 2 2 2 2 2 2 एंड देन अनदर 3 अनदर 5, ठीक है। इसको अपन शॉर्ट हैंड एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बराबर है ना। तो आप देख रहे हैं 120 इन 5 प्राइम्स से बना हुआ है, 2 2 2 3 एंड 5। कोई भी नंबर ले आइए, प्राइम फैक्टराइजेशन है, स्वयं भी कुछ रैंडम नंबर्स लिख करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसका महत्व क्या है, इस बात का क्या क्यों? तो मैंने थोड़ी देर पहले भी यह बात बोली थी कि कोई भी नेचुरल नंबर हो, इट कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स और इज अ प्राइम इटसेल्फ, यानी हर संख्या या तो प्राइम है या प्राइम्स का प्रोडक्ट है। दस प्राइम्स आर कंसिडर्ड एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब जब एक बिल्डिंग का निर्माण होता है, ठीक है, जब एक इमारत बनाई जाती है तो उसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक्स लगते हैं, ईंटें लगती हैं, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ईंटें लगती हैं। तो जो इमारत है वो किससे तैयार हुई है? ईंटों से। इसी प्रकार फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बता रहा है कि नेचुरल नंबर की सो कॉल्ड इमारतें, अगर आप कल्पना करें, एक एनालॉजी दूं मैं, एक नेचुरल नंबर की तुलना आप एक बिल्डिंग से करें, तो जैसे बिल्डिंग का निर्माण ईंटों से होता है, वैसे ही नेचुरल नंबर्स का निर्माण प्राइम्स से होता है। और आपके सामने लिखा ही हुआ एग्जाम्पल देखो, ताजा ताजा, बिल्कुल अभी भी लिखा था, अरे छुआ तो गरम है, ठीक है। क्या बोल रहा है? 120 एक नेचुरल नंबर है। कल्पना कीजिए एक इमारत है, बिल्डिंग। अगर मैं किसी बिल्डिंग को तोड़ूं तो मुझे हाथ में क्या मिलेंगे? ब्लॉक्स, ईंटें मिलेंगी। 120 नाम की इमारत को अगर मैं तोड़ूं तो मुझे 5 ईंटें मिली। वो 5 ईंटें थी 2 2 2 3 और 5, ठीक है। जब हम बिल्डिंग घर बनाते हैं तो जो ईंट होती है उसका साइज फिक्स होता है, एक ही प्रकार की ईंटें इस्तेमाल होती हैं। यहां ईंटें अलग अलग इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है। यहां पर जो है ईंटें वो अलग अलग इस्तेमाल हो रही हैं, मतलब 3 ईंटें ये वाली है विच इज ऑफ टाइप 2, देन अनदर वन इज ऑफ टाइप 3 एंड अनदर वन ऑफ टाइप 5, ठीक है। इसी वजह से प्राइम्स का गणित में वही महत्व है जो केमिस्ट्री में हम फिजिकल केमिस्ट्री में एटम्स को देते हैं। देखिए मैं एनोलॉजी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं आपके लिए, मजा आएगा, है ना। अलग अलग व्यू पॉइंट्स रखने चाहिए, इससे विषय में रुचि, इंटरेस्ट क्रिएट होता है। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैटर जो है हम सब जानते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ, आप बोलेंगे मॉलिक्यूल्स, बट मॉलिक्यूल्स इन टर्न आर मेड अप ऑफ एटम्स। सो मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। उसी प्रकार नेचुरल नंबर्स आर मेड अप ऑफ प्राइम्स। मैटर 2 प्रकार का होता है, ठीक है साहब। मैटर को हम 2 तरीके से, प्योर सब्सटेंस को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तरफ होते हैं कंपाउंड्स, एक तरफ होते हैं एलिमेंट्स। कंपाउंड्स यानी मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स यानी एटम्स। इसी प्रकार नेचुरल नंबर्स को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक तरफ है प्राइम्स, एक तरफ है कॉम्पोजिट्स, ठीक है। अब देखिए तुलना कैसे बैठेगी। जैसे प्योर सब्सटेंस की एक कैटेगरी है कंपाउंड, वाटर पानी एक कंपाउंड है। व्हाट इज इट? H2O। इट इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स। व्हाट आर दे? H, H and O। तो जिस प्रकार कंपाउंड एटम्स से बना हुआ है, उसी प्रकार कंपोजिट नंबर्स प्राइम्स से बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल 12 की तुलना में यहां H2O से कर रहा हूं, ठीक है। 12 एक कंपोजिट नंबर है, तो वो किससे बना है? प्राइम्स से। जैसे H2O मॉलिक्यूल किससे बना है? एटम्स से। उसी प्रकार 12 किससे बना हुआ है साहब? 12 किससे बना हुआ है साहब? प्राइम्स से। और वो प्राइम्स क्या है? 2 2 और 3। तो आप देख रहे हैं जिस प्रकार यहां पर एनालॉजी को मैं एस्टेब्लिश कर रहा हूं, HHO, वैसे ये है 2 2 और 3, ठीक है। अब आप बोलेंगे एलिमेंट्स, ये तो कंपाउंड हो गया भाई, H2O इज अ कंपाउंड। चलिए एलिमेंट्स क्या होते हैं साहब? नाइट्रोजन होता है, ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, या कुछ भी, ऑक्सीजन, ठीक है साहब, और व्हाट, आयन, ठीक है, लेड, जो भी है, टंगस्टन, ठीक है। ये तो किसी से नहीं बने हुए, हाँ, क्योंकि ये खुद एटम्स हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 23, 17, 19, 29 किसी से नहीं बने हुए, वो खुद प्राइम्स हैं, ठीक है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ईदर अ प्राइम और अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। फर्दरमोर दिस प्रोडक्ट इज यूनिक। ये सेकंड क्लॉज है। जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो मैंने बोला था आपको देयर आर 2 क्लॉजेस, और अभी तक हम सिर्फ पहला वाला भाग पढ़ रहे थे, ठीक है। एक बार स्टेटमेंट दोबारा देख लीजिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है? एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 1 और मोर प्राइम्स इन अ यूनिक वे। अब मैं यूनिकनेस डिस्कस कर रहा हूं उसकी। देखिए कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 72, या चलो ले लेते हैं 70, ठीक है। 70 क्या होता है? 14 के पहाड़े में 5,
यानी 2, 5 और 7, ये इन 3 प्राइम्स से बना हुआ है। ठीक है साहब। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कॉम्पोजिट ले लेते हैं, उदाहरण जैसे 30 सो 30 कैन बी रिटन डाउन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स 2, 3 एंड 5, बराबर है, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो एफटीओए का यूनिकनेस वाला क्लॉज है ना, ये क्या क्लेम कर रहा है कि देयर इज नो अदर सेट ऑफ प्राइम्स टेकन इन एनी कॉम्बिनेशन इफ दे आर मल्टीप्लाइड टुगेदर विल यील्ड 30 अदर देन 2, 3 एंड 5, समझ रहे हैं। और दुनिया में कोई प्राइम का सेट ऐसा नहीं है, चाहे 3 प्राइम्स हो, चाहे 4 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो या 10 हो, जिनको हम गुणा करें और 30 बना लें। 30 को अगर प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है तो देयर इज ओनली वन वे विच इज 2, 3 एंड 5। अब मैं इसको और एक स्ट्रॉन्ग तरीके से बोलूं तो देयर इज वन एंड ओनली वन वे टू एक्सप्रेस एनी नेचुरल नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अगर अभी भी समझने में दिक्कत हो रही हो, पहले तो चलो थोड़ा करके देख लेते हैं, फिर मैं एक एनालॉजी देता हूं आपको। कुछ एग्जांपल्स ट्राई आउट कर लेते हैं, जैसे 44 44, तो क्या लिखेंगे साहब इसको? 4 गुणा 11, तो 2, 2, 11। ठीक है, यूनिक है और कोई तरीका नहीं है। 44 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ एनी अदर प्राइम्स। ठीक है, अगर आप 2 पसंद नहीं है, आपको कह रहे हैं भाई मेरे को तो 3 पसंद है, मेरा लकी नंबर 7 है, 5, मैं तो 7 में ही लिखूंगा, 44 को लिख के दिखा दो, संभव नहीं है। एफटीओए इस बात की गारंटी दे रहा है हमको। ठीक है, और गारंटी ऐसे ही नहीं दे रहा है, देयर इज अ प्रूफ। चलिए, तो ये हो गया 44। ठीक है, यहां कुछ भी कोई और नंबर ट्राई करते हैं, जैसे लेट अस टेक 288। ठीक है, तो 288 कैसे बनेगा साहब? 144 का 2 गुना है 144, देखो 12, 12, 2 है ना। अभी प्राइम्स बना दूंगा मैं इसके। ठीक है, 12 क्या होता है? 2, 2, 3, ये भी 2, 2, 3 और ये 1, 2, तो 2 इज हाउ मेनी टाइम्स? लाइक 5, इज इट? यस, एंड 3 इज 2 टाइम्स। ठीक है, तो 288 कैन बी रिटन एज 2 raised to the power 5 which is 32 multiplied by 3 square which is 9। ठीक है, 32 के पहाड़े में 9 करेंगे 288 आ जाएगा। ठीक है, अब एक और बेहतर तरीके से बात को समझाने की कोशिश करता हूं। थिंक ऑफ दिस एज अ कॉम्बिनेशन लॉक। हम लोगों ने सभी ने कॉम्बिनेशन लॉक्स इस्तेमाल किए हैं, विशेषतः जब हम साइकिल्स पार्क करते हैं स्कूलों में या कहीं अन्य जगहों पर, तो जो ताला होता है उसमें नंबर्स का एक पैटर्न होता है, उसे कॉम्बिनेशन लॉक बोलते हैं। और उसका की जो होता है, उसकी जो चाबी है, देयर इज नो फिजिकल चाबी, रादर देयर इज अ कोड। ठीक है, विच व्हेन इंसर्टेड सर्व्स द पर्पस ऑफ की। ठीक है, तो आप भी कल्पना कीजिए कि नेचुरल नंबर्स जो है ना, वो तरह तरह के कॉम्बिनेशन लॉक्स हैं। ठीक है, जैसे एक लॉक है, एक ताला है जिसका नंबर है 12। अब ये जो 12 नंबर का ताला है ना, इन सभी लॉक्स की, ये जो डिफरेंट लॉक्स हैं, कोई 12 है, कोई 14 है, कोई 18 है, कॉम्बिनेशन लॉक्स हैं, इनकी जो की है वो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, वो इनका प्राइम फैक्टर। जैसे 12 वाला ताला जो खोलना है तो मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा? 2, 2 और 3, क्योंकि ये यूनिक है। तो ये की सिर्फ इसी ताले को खोल पाएगी। अगर मेरे को 18 का ताला खोलना है तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 2, 3, 3। समझ रहे हैं आप? ये की सिर्फ इसी ताले को खोलेगी, ये की सिर्फ इसी ताले को खोलेगी। देयर इज अ यूनिक वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन लॉक्स एंड देयर कीज। कीज आर व्हाट? प्राइम फैक्टराइजेशंस। ठीक है, तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो यूं समझ लीजिए कि नो लॉक कैन बी ओपन्ड यूजिंग 2 डिफरेंट कीज एंड वैसे वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, मतलब 1 की कैन नॉट ओपन 2 डिफरेंट लॉक्स। ठीक है, एक यूनिक 1 to 1 रिलेशनशिप है, बस वही मैं आपके सामने रख रहा था। अच्छा, ये जो यूनिकनेस वाला फीचर है ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, और प्रूव करने की इस कला को बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये अभी आपकी स्क्रीन पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1, हाँ मैं नई बुक की बात कर रहा हूं, द न्यू बुक रैशनलाइज्ड कंटेंट। सो दिस इज एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम एनसीईआरटी, पहले चैप्टर की। तो इसमें से हम देखिए, क्वेश्चन तो हम सभी करेंगे, लेकिन हम अभी जितना पार्ट पढ़ा है पहले मैं वह क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं इसी सेशन में आगे थोड़े समय बात करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग जंप करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन तो है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप स्वयं कर सकते हैं। एक आधा एग्जांपल मैं लेके दिखा देता हूं आपको। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, मैं 5 नहीं करता हूं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप स्वयं भी कर सकते हैं, फिर भी मैं 1-2 पार्ट्स कर देता हूं आपके लिए। जैसे एक नंबर दिख रहा है हमको 156, तो 156 को हमको प्राइम फैक्टराइज करना है। ठीक है, आप जानते हैं छोटे से छोटे प्राइम से हम इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे, जैसे 2 से करेंगे, फिर जो आएगा उसको 3 से करके देख लेंगे। या अगर आपको कुछ बड़ा फैक्टर भी दिख रहा हो तो आप उसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे 156 100 + 56 है, 100 और 56 दोनों 4 से कटते हुए नजर आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इसमें से 4 खींच लूंगा बाहर। अब इसे 4 से डिवाइड करो। ठीक है, तो देखो 156 है, मैंने 100 को 4 से किया 25 और 56 का 14, 25 14 39, सो दिस बिकम्स लाइक
4 मल्टीप्लाइड बाय 39। लो हो गया, ये हो गया 2 39 13 के पहाड़े में आता है 3 बार, सो दिस इज लाइक 3 मल्टीप्लाइड बाय 13। सो दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। चाहो तो इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हो। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझ लिया, अब इसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं, एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। एनसीईआरटी से ही ले रहा हूं, मजा आएगा आपको। अगर आपने एफटीओए सीखते वक्त आनंद लिया था, ठीक है, रस लिया था, तो इस प्रश्न में भी आपको बहुत मजा आने वाला है। सॉल्व एग्जांपल एनसीईआरटी का। व्हाट डज इट से? इट सेज चेक वेदर 4 raised to the power n can end with digit 0 for any natural number n। देखिए 4 raised to the power n, n का परिचय दे दिया गया है। n क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 सो ऑन। हमें यह बताना है कि n की क्या किसी वैल्यू के लिए, कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 कोई भी, अब नेचुरल नंबर तो इंफिनिटी तक जाते हैं, वहां तक कैन दिस रिजल्ट 4 raised to the power n एंड विद डिजिट 0, यानी उसका जो यूनिट डिजिट है क्या वह 0 आ सकता है? आइए कुछ वैल्यूज रखकर देखें पहले। तो मैं 4 raised to the power 1, मैं 4 की कुछ पार्ट्स लिख रहा हूं आपके सामने। तो ये 4 हो गई, स्क्वायर ये हो गया साहब 16, क्यूब ये साहब चल रहा है आजकल 64, 4 raised to the power 4 यानी 64 को 4 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? 256। 4 raised to the power 5 इसको वापस 4 से गुणा कर लो, 1024। 4 raised to the power 6 इसको वापस 4 से गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 4096 एंड सो ऑन। तो अभी तक तो कहीं भी हमने देखा यूनिट डिजिट 0 नहीं आ रहा है। रादर आप देखेंगे तो एक पैटर्न है, यूनिट डिजिट ऑल्टरनेट हो रहा है 4 6 4 6 4 6 एंड इट विल कीप ऑन डूइंग सो। लेकिन क्या मैं इस आधार पर कह सकता हूं कि देयर इज नो लार्जर वैल्यू ऑफ n फॉर विच कैन आई गारंटी कि देयर इज नो लार्जर वैल्यू ऑफ n, n तो इंफिनिटी तक जा रहा है, फॉर विच आई कैन डेफिनेटली से दैट इट इज नॉट गोइंग टू एंड विद डिजिट 0। तो आप बोलेंगे हाँ साहब दिख तो रहा है, ऐसा पैटर्न बन गया है, पैटर्न तो मुझे भी दिख रहा है। लेकिन गणित में जब कोई पैटर्न एस्टेब्लिश हो जाए और उसी को हम क्लेम कर रहे हैं विदाउट प्रूफ, तो उसे कंजेक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंजेक्चर हुआ, ये प्रूफ नहीं हुआ। प्रूफ जनरल नेचर का होता है ना। मैं समझाता हूं आपको, ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं समझाता हूं। देखिए फॉर इंस्टेंस आई टेक दिस एक्सप्रेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन n स्क्वायर प्लस n प्लस 17। n क्या है? होल नंबर, n बिलोंग्स टू w यानी 0 1 2 3। ठीक है, यू हैव टू चेक दैट दिस पोलिनोमियल, आपने 9th में पढ़े थे पोलिनोमियल, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n वुड इट ऑलवेज रिजल्ट इन अ प्राइम नंबर। तो आप क्या करेंगे साहब? आप इसमें 0 डालेंगे। अच्छा सॉल्व करो, 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 17, हाँ साहब 17 प्राइम है। अच्छा 1 डालो, 1 स्क्वायर प्लस 1 2 तो 19, हाँ भाई प्राइम है। 3 डालो तो 3 स्क्वायर 3 12 17 29, अरे हाँ भाई प्राइम है। 4 डालो, 4 स्क्वायर पर प्लस 4 20 20 17 37। आप डालते चले जाओ, थोड़ी देर में आप खुद को यकीन दिला देंगे कि यस द रिजल्ट इज ऑलवेज प्राइम एंड योर पेशेंस विल गिव अप। कहां तक चेक कर लोगे? 8 9 10 11 12, कहीं तो आदमी आकर के सरेंडर करेगा ना कि हाँ भाई मैं तो मान रहा हूं। ये प्राइम नहीं है, इट विल नॉट ऑलवेज रिजल्ट इन प्राइम, इट कैन बी इजीली सीन। अगर मैं n की जगह 16 ले लू, 16 तो चलो उतना क्लियरली दिख भी नहीं रहा है, वैसे अगर मैं 16 डालू ना 16, द एंड रिजल्ट वुड नॉट बी प्राइम, पर 17 तो आंख से दिख रहा है। अगर मैं इसमें 17 डालूंगा तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, बराबर है। कैन आई टेक आउट 17 कॉमन? देखो मैंने 17 कॉमन ले लिया, अंदर कुछ बचेगा, क्या बचेगा? 17 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या बचा अंदर? 17 मल्टीप्लाइड बाय 19। नाउ दिस रिजल्ट, मतलब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं ये यही है, वैसे मैं कर देता हूं आपके लिए। ये हो जाएगा 323। अरे इतनी तेजी में कैसे कैलकुलेट कर लिया मैंने भाई? तो देखो मैं सिखा देता हूं आपको कैलकुलेशंस को ना। अगर आप एक्सपर्टीज चाहते हैं तो आपने जो आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उनका लगातार इस्तेमाल करिए। जैसे अगर मुझे 17 को 39 से गुणा करना है तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा? 40 माइनस 1, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 17 के बारे में 4 होता है 68, तो 680 माइनस 17 कितना हो गया? 663। ठीक है, चलिए तो इसी प्रकार मैंने यहां क्या किया, मैंने देखा ये दोनों नंबर 18 इनका एवरेज आ रहा है, तो मैंने इसको लिख दिया 18 माइनस 1, मन में ही लिखा, और 18 प्लस 1, है ना। अब 18 का स्क्वायर दुखद रूप से मुझे याद था भाई 324 होता है, मुझे तो 19 का भी याद है 361 होता है, 21 का भी याद है 441, 22 का भी याद है 484, 23 का भी याद है 529, आप भी याद कर लीजिए ना। चलिए तो बस मैंने लगाया हिसाब 324 माइनस 1, जो भी है।
मुद्दे की बात से भटक गया मैं। मुद्दा यह था कि दिस विल नॉट ऑलवेज यील्ड प्राइम, लेकिन पता है 15 तक, 0 से 15 तक कुछ भी डालो, इट ऑलवेज गिव्स रिजल्ट एज प्राइम। तो शैल आई कन्विंस माई सेल्फ, 11-12 तक करके देख लूं, शैल आई कन्विंस माई सेल्फ कि नहीं भाई एन की और कोई बड़ी वैल्यू नहीं होगी, है ना। 16 डालोगे तो, अच्छा 16 डाल के देखो तो भी नहीं आ रहा है, पता है। अगर आप इसमें 16 डालोगे तो ये बनेगा 16 स्क्वायर प्लस 16 प्लस 17, इन दोनों में 16 कॉमन है, ध्यान से देखो, बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा 16 प्लस 1 प्लस 17, ये क्या है 17, तो ये है 16 इंटू 17 प्लस 17, दोनों में 17 कॉमन है, बाहर ले आओ, अंदर क्या बचेगा 16 प्लस 1, 17 इंटू 17, 17 का स्क्वायर 289, दिस इज नॉट अ प्राइम। ठीक है, तो ये कंजेक्चर स्टेज पर हुआ। अगर आप इसको, हमारा जो मुद्दा था कहां गया भाई, मैं तो भूल ही गया मैं क्या कर रहा था, हाँ 4 रेज़ टू द पावर n। मुद्दा यह है कि साहब अगर मैं n की वैल्यूज डाल डाल के पैटर्न एस्टेब्लिश करके क्लेम कर दूं विदाउट प्रूफ, तो उसे प्रूफ नहीं मानते हम गणित में, हम उसे कंजेक्चर बोलते हैं, वो एक अनुमान है प्रमाण रहित। ठीक है, इट इज अ क्लेम विदाउट प्रूफ। हमें यहां प्रूव करना है, तो हमें n की बड़े से बड़ी वैल्यूज के लिए भी उस प्रूफ को अगर मुझे सही शो करना है, तो मेरा प्रूफ जो है वो जनरल नेचर का होना चाहिए, एल्जेब्रिक होना चाहिए, जहां पर n कोई भी वैल्यू अज्यूम करे और मेरा जो लॉजिक है उस हिसाब से बात जम जाए। तो हम FTOA, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की शरण में चलेंगे और देखेंगे कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। अभी तक तो हमें लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा। तो देखिए हम क्या क्लेम करेंगे, हम क्लेम करेंगे एनी नंबर विच एंड्स विद डिजिट 0। ठीक है, कुछ भी 20, 30, 50, 1840, एनीथिंग, एनी नंबर दैट एंड, मैंने इसीलिए लिख दिया XYZ, कुछ भी, ए भी लिख दो इसके आगे, कुछ भी, एनी नंबर दैट एंड्स विद दिस 0 मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 10। बोलो ये 10 के पहाड़े में आएगा कि नहीं आएगा। कोई भी संख्या जिसके अंत में 0 आता है वह 10 के पहाड़े में आएगी। अच्छा, जो 10 के पहाड़े में आता है वो क्या 2 और 5 के पहाड़े में भी आएगा। हाँ, 10 के पेरेंट्स कौन है, 2 और 5, और ये बात हमें कौन सिखाता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वही तो बोलता है एनी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड 10 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। बराबर है कि नहीं। 10 कितना है साहब, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई भी संख्या के अंत में 0 आएगा तो वो 10 के पहाड़े में आएगी, और जो 10 के पहाड़े में आता है, मतलब कोई भी संख्या जिसके अंत में 0 आएगा 10 उसका फैक्टर है, और जिसका फैक्टर 10 है उसके फैक्टर 2 और 5 भी होंगे, क्योंकि 10 के खुद के फैक्टर्स 2 और 5 है। सोच के देखो यार, जो भी 10 के पहाड़े में आता है, जैसे 20, उसे 2 की टेबल में भी आना पड़ेगा, 5 से भी डिविजिबल है वो, 30 2 से भी, अरे जब 10 खुद 2 और 5 से डिविजिबल है तो 10 के सारे मल्टीपल्स 2 और 5 से डिविजिबल होंगे। यानी कोई भी संख्या जिसके अंत में 0 आ रहा है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक 2 और एक 5 तो कम से कम एटलीस्ट आना ही चाहिए, क्योंकि 2 और 5 मल्टीप्लाई होकर ही दे पाएंगे 10। अंडरस्टूड। अब हम क्या क्लेम करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमको बताता है कि 4 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 का स्क्वायर, और एक यूनिकनेस की बात करता है। 4 को लिखने का और कोई तरीका नहीं है, 4 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम in one and only one way, which is 2 multiplied by 2, and 4 raised to the power n का मतलब है this expression raised to the power n, is it not? So it is like 2 raised to the power n into 2 raised to the, ये प्रॉपर्टी मैंने इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया। तो मुद्दे की बात यह है कि 4 raised to the power n is nothing but 2 square raised to the power n, which is 2 raised to the power 2n, which is a series of 2's written 2n times। ऐसा ही होगा। 2 raised to the power 10 क्या होता है, 2 multiplied by itself 10 times। So this is 2 multiplied by itself how many times, this number, whatever it is, I am not concerned, but we lack a 5 here। अगर इसके अंत में 0 आना था तो यहां पर एक नंबर एक बार तो कम से कम 5 आए, बट 5 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यूनिकनेस की भी तो गारंटी देता है ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वो हमको बताता है कि 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ 2 स्क्वायर है जिसमें 5 नहीं है। सो दिस क्वेश्चन was less mathematical in nature and more argumentative. We have to offer an argument. इसीलिए यह क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है। आपको सिर्फ इसमें यह एक्सप्लेन करना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की सहायता से हम शो कर सकते हैं कि 4 का प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 आते हैं, 5 नहीं आता, इसलिए 4 की किसी भी हायर पावर में 5 नहीं आएगा, और 5 नहीं आएगा तो ऐसे नंबर के अंत में 0 आ ही नहीं सकता, क्योंकि 0 आता तो वो 10 के पहाड़े में आता, जो 10 के पहाड़े में आता है उसे 5 के पहाड़े में आना पड़ेगा। सिर्फ 2 के पहाड़े में आने से काम नहीं चलेगा। और अर्थात उदाहरण 16 2 के पहाड़े में आता है, पर इसके अंत में 0 नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 5 के पहाड़े में भी वही जो 2 और 5 दोनों के पहाड़े में आए उसी के अंत में 0 आएगा। जैसे 16 को 5 से गुणा कर दो, क्या 80, देखो आ गया ना 0। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 1.1 का, FTOA पर ही आधारित है यह भी। सो व्हाट डज इट सेज, अगेन
बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स का इस्तेमाल करके हम इसको क्रैक करेंगे। मजेदार क्वेश्चन है। सोल्यूशन देखिएगा, गणित का क्वेश्चन कम, लॉजिक का अधिक है। क्या बोलता है? एक्सप्लेन वाई 7 टाइम्स 11 टाइम्स 13 प्लस 13, और एक और प्रश्न है इसी में, आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, 2 बार है, 2 अलग अलग वैल्यूज के साथ क्वेश्चन। तो मैं पहला वाला केस आपके सामने रखता हूं। देखिए क्या है क्वेश्चन इज 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 13, वी हैव टू शो दैट इट इज अ कंपोजिट नंबर। आइडिया यहां पर यह है कि वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस वैल्यू, है कुछ नहीं, छोटी सी कैलकुलेशन है, वी कुड हैव सॉल्व्ड, और हम आसानी से दिखा सकते हैं फिर कि ये कंपोजिट नहीं है, हम उसको प्राइम फैक्टराइज कर देंगे। उस प्रकार नहीं करना है। तो क्या करना है? देखिए, जस्ट लुक एट दिस, कैन बी टेक आउट 13 कॉमन, व्हाई नॉट, बाहर खींच लो 13 को। अच्छा, अंदर क्या बचा? मैं कहता हूं अंदर जो भी बचा उसको लिख लेता हूं मैं उसे भी सॉल्व नहीं करूंगा। देखो 13 बाहर चला गया तो ये हुआ दिस थिंग, बराबर है, मन में सॉल्व कर लो। 77 प्लस 1 78 आ रहा है। ठीक है, नाउ 13 मल्टीप्लाइड बाय 78 इज नॉट अ प्राइम, इट इज अ कॉम्पोजिट। क्योंकि कॉम्पोजिट की क्या परिभाषा होती है? इफ यू आर एबल टू राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर ग्रेटर देन 1, देन इट इज कॉम्पोजिट। तो 13 मल्टीप्लाइड बाय, पर मैं तो कह रहा हूं ये 78 भी मत कैलकुलेट करो। आप क्या लिखो? एज वी कैन सी we are able to write this number as 13 times k, where k is what? k का परिचय दे दीजिए। k is a natural number greater than 1, is it not? 7 multiplied by 11, 1 में कुछ ऐड हो रहा है तो 1 से तो बड़ा ही होगा। बस आपको इतना ही लिखना है, we are able to write it as 13 times k, where k is a natural number greater than 1, so by fundamental of theorem of arithmetic it is not prime, it is composite। सेम लॉजिक एक्सटेंड करेंगे इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, which is like 7 multiplied by 6 multiplied by 5 multiplied by 4 3 2 1 plus 5। अब यह एक नंबर है, हमें बोलना है कि भाई ये क्यों है कॉम्पोजिट। दोनों में 5 कॉमन है, बाहर खींच लीजिए। ये कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप तो इतना लिखो कि as we can see we have been able to write it as 5 times k, where k is a natural number n greater than 1, so by FTOA, fundamental theorem of arithmetic, it is not a prime, so it is any number which is not prime is composite। पहले भी बता चुका हूं composite क्यों बोलते हैं, it is composed of primes।